Welcome to the brand new series in which we'll be studying about amino acids. Everything about amino acids from basic concepts to the advanced concepts. उसकी सारी प्रॉपर्टीज समझेंगे, उसका 3 लेटर 1 लेटर कोड समझेंगे, इन कोड्स को याद कैसे रखना है समझेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, सारे टाइप्स को कैसे याद रखना है, सारे स्ट्रक्चर्स को कैसे याद रखना है। जैसे आपको पता होगा 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में से किसी का भी मैं नाम लूँ तो आप फटाक से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। इस लेवल की प्रिपरेशन हमें करनी है। और फिर उसके बाद उसका टाइट्रेशन कर्व, फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स, और फिर पूरा कॉन्सेप्ट पूरा डेप्थ में जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड के इंट्रोडक्शन से। अमीनो एसिड जैसे कि आपको पता है, इसको बोलते हैं अमीनो और एसिड, मतलब कि इसमें अमीनो ग्रुप भी होता है और एसिड ग्रुप भी होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग साइड चेन से सेटिस्फाई होती है। एक होती है कार्बोनाइल ग्रुप से, एक होती है अमीनो ग्रुप से, एक होती है हाइड्रोजन से, और ये होता है वेरिएबल ग्रुप। सिर्फ एक ग्लाइसिन है जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, उसके इसलिए उसको सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी बोलते हैं। उसके अलावा जितने भी होते हैं उसमें ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वेरिएबल ग्रुप होता है। वैसे तो आर को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए वेरिएबल ग्रुप बोल रहे हैं बिकॉज इसी की वजह से हम हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड को ढूंढ पाए थे। ठीक है, तो ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ basic amino group, that is NH2, and an acidic carboxyl group, that is COOH, and an organic R group of or side chain that is unique to each amino acid। जैसे कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता चुका है। अभी इसका जो अमीनो एसिड, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो। अल्फा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। लेकिन इसको इतना लंबा बोलने की बजाय हम इसको बोलते हैं अमीनो और एसिड। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। क्या हुआ था कि जब जो प्रोटीन, इसकी स्टोरी समझते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा कि प्रोटीन्स तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे, और पता भी चल गया था कुछ प्रोटीन्स होते हैं भाई, क्या करते हैं प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें, एंजाइम्स होते हैं, सब समझ में आ गया था। बट ये प्रोटीन्स बनते कैसे हैं ये कैसे समझ में आया? जब हमने प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस किया। जब हमने उसका हाइड्रोलिसिस किया तब वो सिंपलर कंपाउंड्स में टूट गए, और ये सिंपलर कंपाउंड्स क्या थे? अमीनो एसिड्स। ठीक है, तब हमें पता चला कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। जैसे कि एक वॉल होती है वो बनती है ब्रिक्स से, तो एक ब्रिक क्या हुआ? उसका बिल्डिंग ब्लॉक हुआ। उसी तरह से एक प्रोटीन जो होता है वो उसका जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड, और ये बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तब बनता है प्रोटीन। तो ये इसका एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब क्या हुआ था कि 1806 में पहला अमीनो एसिड डिस्कवर हुआ था। एस्पैरागस में से निकला था और इसका नाम इसलिए दे दिया था एस्पारजिन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1950s तक बहुत ये समझ में आ गया कि अमीनो एसिड्स चाहे जितने भी एग्जिस्ट करते हों, लेकिन प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड सिर्फ 20 होते हैं। 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब 1820 में, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, ग्लाइसिन डिस्कवर हुआ था। जो ग्लाइसिन है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, जैसे मैंने बताया। क्यों? क्योंकि उसकी दो वैलेंसीज, जो वेरिएबल ग्रुप था ना हमारा आर, उसकी जगह एच होता है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट हो गया। फिर बाद में फिर मिथाइल ग्रुप और सब अलग अलग के, वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, वो डिस्कवर हुआ था 1820 में। इसे ग्लाइसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्वीट टेस्ट होता है, और ग्लाइकॉल जो होता है उसको शुगर, उसका मतलब होता है शुगर, तो इसलिए इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। और ये निकला काय में से? आइसोलेट किस में से किया था? जिलेटिन में से। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है और ये ऑलमोस्ट हर एक बायोलॉजी स्टूडेंट को पता होता है। बट मैंने इन वीडियोस में सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स
सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो हमारे एग्जामिनेशंस, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है नेशनल लेवल की। फॉर एग्जांपल चाहे वो 12th के बाद नीट देना हो, या नीट रिलेटेड सारी एग्ज़ाम्स हो गई, या फिर मास्टर्स के बाद आपकी CSIR नेट हो, गेट हो, या इवन ग्रेजुएशन के बाद आपका गेट हो। जो भी एग्ज़ाम्स आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड या बायोटेक से रिलेटेड क्लियर करनी हो, उन सब में जिस तरह के टॉपिक्स आते हैं मैंने वही इंक्लूड किए हैं बस, और उनको डेप्थ में समझाने की कोशिश की है। अब जो थ्रियोनिन है वो लास्ट डिस्कवर्ड था 1935 में। अब आप समझ सकते हैं कि इसको 129 साल, ऑलमोस्ट 129 ईयर्स लग गए सिर्फ ये 20 अमीनो एसिड्स को डिस्कवर करने में। ठीक है, अब ये हो गया अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरा होती है ये चिरैलिटी या कायरलिटी। वैसे तो इसको कायरल कंपाउंड्स बोलते हैं तो हम, लेकिन बचपन से हम चिराल बोलते आ रहे हैं तो ठीक है, हम इंडियन से हम सुधरेंगे तो है नहीं, जो हमें कंफर्टेबल लगता है हम वो बोलेंगे, क्योंकि कोई हमारा ओरल टेस्ट नहीं ले रहा, और ओरल ले भी रहा है तो हम उन्हें क्लियर कर सकते हैं कि ये कायरल होता है। ठीक है, इंटरव्यू में कायरल बोलना बस। ठीक है, मॉलिक्यूल और आयन इज called chiral if it cannot be superimposed on its mirror image by any combination of rotations and translation। बहुत बड़ी इंग्लिश हो गई, चलिए अब हमको नॉर्मली समझते हैं। क्या होता है कि ये हो गया अपना, समझ लो एक अमीनो एसिड, इसके सामने एक मिरर रख दिया तो क्या होगा, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ अपना अल्फा कार्बन आ जाएगा, यहाँ अपना अमीनो ग्रुप आ जाएगा। अब जब इसको उठा के एज इट इज़ यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप आएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा, और यहाँ तो चलो ठीक है आ जाएगा ये वाले एक जैसे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, इसी को बोलते हैं चिरैलिटी। और ये जो कार्बन होता है इसको चिरैल कार्बन बोलते हैं, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग से साइड चेन से सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज को उसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो चाहे हम उसके सारे जो साइड चेन्स हैं उनको कितना भी घुमा लें, कितना भी ऊपर नीचे कर लें, वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड चिरैलिटी। ऑल अमीनो एसिड्स बट ग्लाइसिन आर चिरैल मॉलिक्यूल। क्यों ग्लाइसिन नहीं, क्योंकि ग्लाइसिन में जो आर है, जो हमारा वेरिएबल ग्रुप है, वो एच होता है, तो ऊपर भी एच नीचे भी एच, तो वो एटलीस्ट वो दोनों तो सुपर इम्पोज हो जाएंगे। अभी क्या करना है, अब हाँ, अब ये जो हमारे कंपाउंड्स थे ना, जो मिरर इमेजेस थी, इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है, द टू ऑप्टिकली एक्टिव asymmetric forms that are mirror images of each other are called enantiomers। got it? इन्हें enantiomers है, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कन्वेंशनली इसे लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड बोलते हैं, एल फॉर्म और डी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये हम और डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। अभी क्या है कि आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो 20 अमीनो एसिड्स हैं ये ही मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स बनाने वाले अमीनो एसिड्स हैं वो मोस्टली एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में जो अमीनो एसिड होता है, और एंटीबायोटिक्स में जो अमीनो एसिड होता है वो डी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा सब एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम, मतलब इसके फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं कि जो ज्विटर आयन है उसमें क्या होता है कि जो ये H है, COOH का, ये H यहाँ से निकल के इधर चला जाता है। ठीक है, ये इंटरनल ट्रांसफ़र चलता रहता है इसमें। तो जब ये निकल के यहाँ चला जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे H प्लस गया है तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, और लेकिन ओवरऑल जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये जो जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल जो चार्ज है वो ज़ीरो होता है। तो इसीलिए अब हम इसे हम ज्विटर आयन कहते हैं, और अब हमें समझने में आसान पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू दिखाया। एन अमीनो एसिड हैज़ बोथ बेसिक अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है,
There is an internal transfer of hydrogen ion from COOH group to NH2 group to leave an ion with both negative charge and positive charge, and this is called Zwitter ion. ठीक है, पूरा क्लियर हो गया? अब इसको आपको ये याद रखना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि जब मैं पानी में डालूंगी तभी ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अमीनो एसिड। नहीं, सॉलिड स्टेट में भी ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब हम इसको पानी में घोल देते हैं, जैसे ही हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, वैसे ही ये आयनिक फॉर्म में ये डिसोसिएट होने लग जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सॉलिड, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर होता है लैटिस फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में भी होता है, लेकिन फिर भी वो Na+ और Cl- होता है। उसी तरह से ये जो ज्विटर आयन है ये भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जैसे हमने अभी समझ लिया था ऑलरेडी कि ज्विटर आयन इज अ कंपाउंड विद नो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज बट विच कंटेन्स सेपरेट पार्ट्स विच आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, इसलिए ओवरऑल जो चार्ज है वो तो जीरो हो गया, नो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन सेपरेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एग्जिस्ट करता है। ये क्लियर हो गया? अब हमें ये चीज़ समझनी है, ये हम थोड़ा और अच्छी तरीके से समझेंगे कि अलग अलग पीएच पे क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये हम समझेंगे टाइट्रेशन कर्व वाले वीडियो में। अभी हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि ये एक ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही हम पीएच को कम करेंगे, मतलब कि हम उसको एसिडिक पीएच में डालेंगे, जैसे ही एसिडिक पीएच में डाला H+ आयंस प्रोवाइड करें हमने, तो जैसे ही H+ आयंस प्रोवाइड करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है इस पर H+ जाके लग जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, पर ये तो एग्जिस्ट करेगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो क्या होगा, जो ओवरऑल चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए ये कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लो पीएच पे आपको पता होना चाहिए कि जो ज्विटर आयन है, जब हम उसको किसी भी अमीनो एसिड को लो पीएच पे रखेंगे तो वो कैटायन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब उल्टा क्या होगा, हाई पीएच यानी OH- आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं, OH- प्रोवाइड करेंगे तो ये जो इसका जो H+ है वो OH- के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, H2O। जब H2O बन जाएगा तो ये NH2 बन जाएगा, मतलब कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा है इसका। तो जब इसका नेगेटिव चार्ज बचेगा तो क्या बन जाएगा, ये एक एनायन बन जाएगा। तो आपको अब अच्छी तरीके से ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम लो पीएच पे रखेंगे तो ये कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाई पीएच पे रखेंगे तो एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो न्यूट्रल रहता है, ये पीएच हर एक अमीनो एसिड की अलग होती है। ठीक है, वो हम टाइट्रेशन कर्व वाले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया है, इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई है कि अमीनो एसिड का बेसिक्स क्या होता है। आगे हम इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे, इसके 3 लेटर कोड 1 लेटर कोड समझेंगे, उसे याद कैसे रखना है समझेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर्स समझेंगे और ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर्स बनाने कैसे हैं, स्ट्रक्चर्स को याद कैसे रखना है, कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, क्यों पोलर है नॉन पोलर है, क्यों पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, सारे 20 अमीनो एसिड्स के सारे स्ट्रक्चर्स हमें कंठस्थ याद होने चाहिए, ताकि मैं आपको बोलूं कि हिस्टिडीन, तो हिस्टिडीन का आप फटाक से सब चीज़ बता सको कि वो पोलर है नॉन पोलर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कि उसमें साइक्लिक साइड चेन है, कि उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा कैसे। ठीक है, तो कोई भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, यही मेरी कोशिश रहेगी। ये पूरी प्लेलिस्ट को आप इसी तरह से फॉलो करते रहिए। अगर आपको सारे जो इसके लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती रहूँगी आपसे, ताकि आपको फॉलो करना इजी हो, प्लेलिस्ट भी प्रॉपरली बना दूँगी ताकि आपको इजी पड़े, और ये सारी चीज़ें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। अगर आपको कुछ इसमें लूप होल्स लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपको बहुत पसंद आया तो प्लीज़ वो भी बताइए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपको फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं।
So thank you for now. Stay tuned for the coming lectures. Signing off. Thank you.